जेनेटिक्स ऑफ हेमोफीलिया आज पढ़ते हैं। हेमोफीलिया आपको पता है कि हमने सेक्स लिंक्ड डिजीज़ स्टार्ट किए थे कि वो बीमारियां जिनका जीन एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पर हो। अगर किसी बीमारी का या किसी खासियत का, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बीमारी हो, किसी खासियत का जीन अगर एक्स क्रोमोसोम पर है तो दैट इज़ एक्स लिंक्ड ट्रेट या एक्स लिंक्ड जीन, और इसका कोई दूसरा पार्टनर वाई पर कभी भी मौजूद नहीं होगा, तो ये एक्स लिंक्ड है। इसी तरह से वाई लिंक वो है जो जीन सिर्फ वाई पर मौजूद है, उसका कोई पार्टनर एक्स पे नहीं है। तो हम लोगों ने एक्स लिंक वाई लिंक पढ़ा था। एक्स लिंक फिर मजीद दो तरह के थे, एक एक्स लिंक रिसेसिव था, एक एक्स लिंक डोमिनेंट था, और वाई लिंक में सिर्फ एक ही था। वो हमने पढ़ा था कि सिर्फ उसका वाई पर जीन है, लेकिन हमने उसको रिसेसिव और डोमिनेंट नहीं पढ़ा था। हेमोफीलिया आपको पता है ये एक ऐसा ट्रेट है जिसका जीन कहाँ पर मौजूद है, एक्स पर मौजूद है, और ये कब अपने आप को जाहिर करता है, जब वो जीन किस हालत में आ जाए, रिसेसिव फॉर्म में आ जाए। ये शर्त था। दो बातें हैं, हेमोफीलिया का जीन कहाँ पर है, एक्स पर है, और कब अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, जब ये रिसेसिव आ जाए। हेमोफीलिया में होता क्या है कि खून जमता नहीं है, अगर कोई कट लग जाए तो खून नहीं जमता, खून आ रहा होता है, कभी कभी तो डेथ तक ले जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा कट लग जाता है, खून रुक जाता है ना, लेकिन हेमोफीलिया में खून चालू रहता है। इसकी रीज़न क्या है? खून को जमने के लिए क्या होते हैं हमारे पास, फैक्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे मालिक्यूल्स होते हैं। एक को बोलते हैं मालिक्यूल नंबर 1, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, इस तरह चलते जाए तकरीबन 12 से 13, कोई एग्जैक्ट तादाद मुझे अभी याद नहीं इसका, इतने से फैक्टर्स है, 13 लगभग, मैं फिर भी आपके लिए कंफर्म कर दूंगा। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 11। फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये काम इस तरह करते हैं कि फैक्टर नंबर 1 फैक्टर नंबर 2 को एक्टिवेट कर लेता है कि जाओ तुम चालू हो जाओ। 2 जो है 3 को एक्टिवेट कर लेता है। ये सिलसिला चलता रहता है। आखिरी फैक्टर जो भी होगा, सपोज आज की वीडियो मैंने कहा कि 13 फैक्टर्स है, तो आखिरी जो फैक्टर होगा वो जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो ये आपके खून को क्लॉट कर देगा। खून क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स का किरदार है, उसमें फाइबर्स का किरदार है, फिब्रिनोजिन, खून के अंदर जो फाइबर्स आ जाते हैं वो खून को क्लॉट कर देता है। ये बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है उसके अंदर कि खून कैसे जमता है, तो वो आज हम नहीं पढ़ रहे हैं, खाली आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि जब खून जमता है तो उसमें एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को, चौथा, इस तरह फैक्टर्स एक्टिवेट करके आखिरकार खून जम जाता है। इन फैक्टर्स में से अगर एक फैक्टर भी सो जाए, रिश्वत ले ले कि मैंने काम नहीं करना है, तो ये तबाही मचा देगा। तो हेमोफीलिया के 3 टाइप्स हैं, उसमें से एक का नाम है हेमोफीलिया ए। इसमें फैक्टर नंबर 8 काम नहीं करता। हेमोफीलिया बी में फैक्टर नंबर 9 काम नहीं करता। हेमोफीलिया सी में फैक्टर नंबर 11 काम नहीं करता। इसके अलावा ये जो फैक्टर नंबर 8 हेमोफीलिया ए है, ये रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है। हेमोफीलिया बी ये भी रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है। लेकिन जो हेमोफीलिया सी है, ये आपने याद रखना, ये इसका जीन सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं है, इसका जीन बाकी जो ऑटोसोम वाले उन पर है। तो लिहाजा ये बीमारी जब जाएगा तो ये ऑटोसोम के स्टाइल में जाएगा, जिसे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने जो पढ़ना है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हेमोफीलिया पढ़ना है, ताकि बेटी में, बेटे में
किस तरह से जाएगा, तो ये जो है आप पता लगा सकते हैं। इसके लिए सन डॉटर का कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये ऑटोसोम पर है, इसके लिए सन डॉटर का कोई फ़र्क नहीं। हाँ, यहाँ पर जो है ना, सन में एक स्टाइल से जा रहा है, डॉटर में दूसरे स्टाइल से जा रहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे आज। इसको पढ़ने से पहले कुछ निशानी में आपको, तो पेडिग्री आपने सुना है, पेडिग्री, पेडिग्री, पेडिग्री डायग्राम। पेडिग्री डायग्राम के एक शख्स था, इनकी कपल बनी, जोड़ी बनी, उससे 3 औलाद हुआ, उसमें से एक औलाद के इतने बेटे हुए, इसके फिर इतने बेटे हुए, इसके इतने बेटे हुए, इसके इतने बेटे, उसका फिर इतना पोसब। ये तरीक़ाकार जो है इसको बोलते हैं पेडिग्री। इंसानों के केस में इस पर लैब में तजर्बा करना मुश्किल है, लैब में तजर्बा करना, इंतज़ार करना पड़ेगा कि कौन कौन से कपल्स बन रहे हैं, फिर उनके बच्चों को अगले साल फिर चेक करेंगे। इस तरह से बहुत सारा टाइम लगेगा ना इस रिसर्च को, तो इनके लिए हम लैब में तजर्बा नहीं कर सकते कि चेक करें इंसानों का। तो ऐसे केसेस के लिए, इंसानों के लिए हम लोग पेडिग्री बनाते हैं। पेडिग्री ये वाला जो इसकी तारीख़ हिस्ट्री बनाते हैं। हाँ भाई, इसका अब्बा व अजदाद कौन थे, उनका कौन सा था, उनमें ये बीमारी थी या नहीं थी, कहता है उसमें ये थी, उसकी फलाना बेटे में ये बीमारी थी लेकिन उसके फलानी बेटी में नहीं थी, फलाने में थे। तो वो हम लोग इस तरह से पूछते हैं। अच्छा, इस तरह से वो पूछते पूछते हमारे पास एक बड़ा सा दरख्त बनेगा, एक बड़ा सा डायग्राम बनेगा। दिस इज़ कॉल्ड पेडिग्री। ये निशानात आप लोग याद रखिएगा। ये वाला जो निशान है ना, ये जो स्क्वायर, ये मेल के लिए बोला जाता है। किसके लिए? गोल फीमेल के लिए, और ये मेल और फीमेल के कपल के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं मेटिंग। जोड़ा है, मेल फीमेल का जोड़ा है। जब इनसे औलाद हो जाता है तो उनको इस तरह लिखेंगे, ठीक है, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। मिसाल इसके 2 बेटे हैं, ये पहला और ये दूसरा, पहला और दूसरा। अब ये क्या है, ये भी इस तरह से है। इसको बोलते हैं ट्विन्स। के लिए हम लोग ये डायग्राम है, ट्विन्स अगर आ जाए। ट्विन्स 2 तरह की हैं, एक है डाइजाइगोटिक ट्विन्स और एक है मोनोजाइगोटिक ट्विन। अगर माँ के पेट में एक जाइगोट बन जाए, सिर्फ एक जाइगोट बन जाए, और बाद में यही जाइगोट अपने आप को तकसीम करके इससे 2 जाइगोट बन जाए, इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। एक ही जाइगोट से 2 बच्चे बने। आमतौर पर एक जाइगोट से एक बच्चा बनता है ना। जब ट्विन्स होते हैं तो उसमें एक केस ये होता है कि एक ही जाइगोट अपने आप को डिवाइड करेगा 2 बच्चों में। ये एक केस है। दूसरा केस ये है कि एक अंडा, माँ के जिस्म में एक अंडे के बजाय 2 अंडे होते हैं। इधर एक अंडा था, इधर एक अंडा था, एक एग था, उस एक एग से एक जाइगोट बना, ज़ाहिर स्पर्म आया, फिर वो जाइगोट तकसीम हुआ, 2 बच्चे आ गए। लेकिन दूसरा क्या है कि 2 एग है, एग नंबर 1, एग नंबर 2। शुरू से आपको पता चलेगा उसमें सिंगल एग से 2 बच्चे बन रहे हैं। इसमें शुरू से ही 2 अंडे हैं। एक स्पर्म इस अंडे के साथ मिलेगा, इसका जाइगोट बनेगा, और एक स्पर्म इस अंडे बनेगा, इसका जाइगोट बनेगा। तो हमारे पास पहले से 2 जाइगोट बनेंगे। इस जाइगोट से एक बच्चा बनेगा, इस जाइगोट से दूसरा बच्चा बनेगा। सो ये भी ट्विन है, ये भी ट्विन है। फ़र्क क्या है? उसमें एक अंडा है, इसमें 2 अंडे हैं। जिसमें एक अंडा है मोनोजाइगोटिक, जिसमें 2 अंडे हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स। तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स के लिए ये निशान है, और मोनोजाइगोटिक के लिए इसी तरह का निशान है, लेकिन उसमें एक लाइन इस तरह हम लगा लेंगे। इस पर एमसीक्यूज बन सकता है, पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ का निशान है, ये किस चीज़ का निशान है, ये, ठीक है। अब ज़रा जाइए, अगर कोई मेल बीमार हो जाए, बीमारी में मुब्तला हो जाए, मुतासिर हो जाए किसी खासियत से, तो उसके लिए हम लोग इसी डायग्राम को फिल कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? फिल कर लेंगे, इसको शेड कर लेंगे। और अगर फीमेल मुब्तला हो जाए, अफेक्टेड हो जाए, तो उसके भी ये शेड कर देंगे। अगर खाली है तो सिर्फ फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल मेल है। अगर बीमारी में आ जाए तो उसको आपने को शेड करना है। हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए क्या करेंगे? ये अगर मेल के लिए डायग्राम है
तो हेटेरोजाइगस के लिए आप लोग इसका आधा वाला हिस्सा आप फुल कर दो, फिल कर दो, आधा हिस्सा छोड़ दो, हेटेरोजाइगस के लिए बोला जाता है। हेटेरोजाइगस आपको पता है। इसी तरह से फीमेल के केस में अगर कोई फीमेल हेटेरोजाइगस है लेकिन खासियत कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो फिर आप लोगों ने उसको भी क्या करना है, आधा आपने हाफ करना है। ये हेटेरोजाइगस के लिए, हेटेरोजाइगस जिसमें मुख्तलिफ जीन्स हो, कैपिटल आर स्मॉल आर हो, तो ये हेटेरोजाइगस के लिए बोला जाता है। अच्छा, अगर सेक्स लिंक्ड बीमारी में वो हेटेरोजाइगस आ जाए, ये भी किसके लिए, हेटेरोजाइगस, लेकिन सेक्स लिंक में हम लोग हेटेरोजाइगस के लिए कैरियर बोला करते हैं, कैरियर। तो कैरियर के लिए ये निशान लिखेंगे, ये निशान लिखेंगे, ये गोल तो फीमेल के लिए ना, सेंटर में एक डॉट लिख देते हैं, डॉट। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये कैरियर फीमेल को शो करता है। मेल कभी कैरियर नहीं हो सकता एक्स लिंक्ड में, राइट, कैन नेवर बी द कैरियर। लेकिन ये फीमेल है जो कि कैरियर, कैरियर का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय कैरियर, आप बताओ, आप बताओ, एक नॉर्मल है, एक इफेक्टिव। कैरियर क्या है, हाँ कैरियर, 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 एक जीन इफेक्टिव हो, एक नॉर्मल हो। हाँ आपने थोड़ा सही कह दिया, थोड़ा और भी अच्छा बोलो। आपने थोड़ा सही बोला, फुल सही नहीं बोला। कैरियर आप लोगों में से कोई बताए क्या है, वो तो ठीक है, एक जीन कैपिटल है, ये देखो कैपिटल सी स्मॉल सी, हेटेरोजाइगस तो है। इसके अलावा कैरियर के लिए मैंने बड़ा अच्छा डेफिनेशन बताया था, मैंने कहा कैरियर एक ऐसे शख्स को बोलते हैं जो बीमार तो नहीं है लेकिन बीमारी वाला जीन उसके अंदर है। मैंने कहा था बम टाइप का, इसके अंदर इसके साथ बम है, बीमारी मतलब एक फीमेल है, कैरियर फीमेल का मतलब क्या है, वो जिसमें कैरियर फीमेल कि उसके अंदर जीन पड़ा हुआ है बीमारी का लेकिन खुद वो बीमार नहीं है। तो कैरियर हेमोफीलिया का मतलब क्या हुआ, अगर कोई फीमेल कैरियर है तो हम बोलेंगे एक कैपिटल एच है, एक स्मॉल एच है, ये कैरियर फीमेल है, ये कभी इसको हेमोफीलिया नहीं लगेगा, बट इसके अंदर ये वाला खतरे का जीन पड़ा हुआ है। सो ये कैरियर के लिए बोला जाएगा। अब ये वाला निशान एबॉर्शन के लिए, बच्चा जब ज़ाया हो जाए तो दैट इज़ एबॉर्शन के लिए। ये कुछ निशानियाँ, सिंबल्स आप लोगों ने देखना है और सब याद होगा। मेल, नॉर्मल फीमेल, कपल जोड़ा है मेटिंग के लिए, और इनसे जब औलाद हो जाए तो ये लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। अगर वो डायगोजाइगोटिक ट्विन्स है तो इस तरह लिखेंगे, अगर मोनोजाइगोटिक है तो इस तरह। बीमार मेल हो जाए तो इस तरह, बीमार फीमेल हो जाए या अफेक्टेड तो वो अंदर से भर देंगे। अगर ये बाकी तीन हेटेरोजाइगस के लिए है, ये तीन की तीन किसके लिए, हेटेरोजाइगस। ऑटोसोम के केस में जब हेटेरोजाइगस होगा तो आप उसको मेल को हाफ फिल कर दे और फीमेल को हाफ कर दे। सेक्स लिंक के केस में जब हेटेरोजाइगस आ जाए तो उसको कैरियर बोला जाता है। ऑटोसोम के केस में आप उसको कैरियर नहीं बोल सकते, लेकिन सेक्स लिंक जो जीन्स होते हैं उसको आप कैरियर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैरियर का निशान है और ये अबॉर्शन का है। चलिए, अब आपको मैंने क्या बताया था कि जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है ये तब ही शो करता है अपने आप को जब वो रिसेसिव फॉर्म में आ जाए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि फीमेल चूँकि हम एक्स से शो करते हैं और मेल को हम किस चीज़ से शो करते हैं, एक्स वाई से शो करते हैं। तो यहाँ पर एक बात हमें पता होना चाहिए कि किस को जल्दी लग सकती है ये एक्स लिंक रिसेसिव बीमारी, मेल को ज़्यादा जल्दी से या फीमेल को? क्यों, फीमेल ने इसका टेकआउट उठाया हुआ है, क्या आप लोगों ने डायरेक्ट बता दिया? कल मैंने बताया था मेल बहुत ज़्यादा इसमें जल्दी लग जाता है मेल को। इसका वजह क्या है कि मेल को बीमार बनाने के लिए सिर्फ एक छोटा रिसेसिव जीन चाहिए, स्मॉल एच, बस ये बीमार हो जाएगा। लेकिन फीमेल के लिए हाँ, अगर एक कैपिटल एच आ जाए, एक स्मॉल एच आ जाए तो ये कैरियर होगा, बीमार नहीं है।
अगर दोनों x के ऊपर दोनों कैपिटल H आ जाए तो ये नॉर्मल फीमेल है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और अगर फीमेल में दोनों x के ऊपर दोनों स्मॉल h आ जाए फिर जाकर ये अफेक्टेड हो जाएगी। तो बीमार फीमेल के लिए ये वाला है, और मेल के लिए देखो ज़रा, इसके लिए एक H का आना ज़्यादा आसान है बनिस्बत यहाँ पर 2 H का आना। तो मेल ज़्यादा इफेक्टेड है। ये सवाल बार बार पुरानी बुक्स में भी था, नए बुक्स में भी आया हुआ कि ये बीमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट मेल में ज़्यादा है या फीमेल में। तो आपका जवाब होना चाहिए मेल में ज़्यादा होना चाहिए। आता है क्यों, रीज़न उसका क्या है, उसका रीज़न भी आप लोगों ने 3 लाइनों में देना है कि मेल नीड ओनली 1 रिसेसिव जीन for to be affected, but female need 2 recessive genes to be affected। अच्छा, ये है मेल के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है कैपिटल H। अगर कैपिटल H आ जाए तो ये बीमारी फैला नहीं बनाएगा कैपिटल H। चलो अब आप लोग को कुछ क्रॉस में दूंगा, फिर मैं वीडियो ऑफ करके जो मुझे देख रहे हैं वो खुद से क्रॉस लगाएंगे, वीडियो ऑफ करेंगे और आप लोग इधर क्लास में शुरू हो जाएंगे। पहला केस है अगर मदर कैरियर है, फादर बीमार है, बल्कि यहाँ से शुरू करते हैं। अगर मदर नॉर्मल है, फादर अफेक्टेड है, तो क्या होगा, कितना रेशो होगा, कितने औलाद में टोटल क्या रेशो होगा, बेटियों में क्या होगा, बेटों में क्या होगा। तो नॉर्मल मदर को हम लोग किस तरह लिखेंगे, क्या लिखूं ऊपर, अफेक्टेड फादर को क्या लिखूं, गीमीट बनाना छोड़ दें, अभी आप लोग ट्रेन हो गए, डायरेक्ट मिलाएं, ऐसे मिलाएं फिर y के साथ मिलाएं, तो ये बनेगा क्या, x स्मॉल h। अब अगर y की बारी आ जाए, x स्मॉल h x कैपिटल H, इसकी बारी ख़त्म हो गई। अब किसकी बारी है, अब y की बारी है। इसी x को इसके साथ भी अब मिला सकते हैं, तो x स्मॉल h x कैपिटल H ख़त्म। y की बारी है, y को x h के साथ बनाओ, x कैपिटल H y, फिर y की इसकी बारी के साथ x कैपिटल H y। ये 2 बेटियां हैं, ये 2 बेटे हैं। टोटल औलाद में से, अगर टोटल चाइल्ड में से देखें तो है कोई हेमोफिलिक है, 0। हाँ, तो हम लोग 0% अफेक्टीज, 0%। जब आपके MCQs आएंगे तो उसमें ऑप्शन में 0% भी होगा, 25 भी होगा, मतलब परसेंटेज होगा, तो आपने 0% इधर चेक करना है। अच्छा, इसमें हाँ, इसके टोटल औलाद ये है ना, 1 2 3 4, इसका टोटल औलाद है ना, ये 25% ये है, 25% ये है, 25% ये है, 25%, टोटल 100% इसके औलाद है। तो इनके बच्चों में कैरियर कितना आएगा, क्योंकि ये भी कैरियर, ये भी कैरियर, तो 50% कैरियर। ये एक दूसरा MCQs बन गया। सवाल को गौर से पढ़ना होगा, वो क्या मांग रहे हैं उसी तरह जवाब देना है। अगर वो कहें सवाल इसी तरह सवाल है कि मदर नॉर्मल है, फादर अफेक्टेड है, तो उसमें अफेक्टेड बच्चे कितना % होगा, 0%, कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा अगर मदर और फादर का ये सूरत हाल है। अगर वो आपसे पूछे अच्छा बताओ कैरियर कितना होगा, तो हम बोलेंगे 50% कैरियर होंगे, राइट। ये ख़त्म हो गया। इसको बना लेते हैं, मदर कैरियर है, फादर अफेक्टेड है। मदर कैरियर, मदर को हम लोग कैसे लिखेंगे, x एक तरफ कैपिटल H लिखेंगे, एक तरफ स्मॉल h लिखेंगे। फादर को x y लिख लेते हैं और स्मॉल h लिख लेते हैं। चलो x इसका कैपिटल H इधर लिख लेंगे और स्मॉल h इधर लिखेंगे। अब x इसके साथ लगाएंगे, x तो लिखेंगे, स्मॉल h और स्मॉल h दोनों पर आ रहा है। अब y की बारी है, x कैपिटल H और y इसी तरह से
एक्स स्मॉल एच और वाई। फिर से 25 25 25 25 टोटल 100% बच्चे हैं। इन 100% बच्चों में से कितने बच्चे, अभी फिलहाल मेल फीमेल को नहीं देखेंगे, बेटी बेटे को नहीं देखेंगे, इनके टोटल औलाद में कितना जो है अफेक्टेड है औलाद में? 1 2, जी हाँ 50% अफेक्टेड है, हेमोफिलिक है। और कितने नॉर्मल कितने हैं? हाँ 25% नॉर्मल है, कैरियर है 25%। देखिए इन चीज़ों पे उधर टेस्ट के दौरान टाइम लगता है। अगर आप घर पर बैठकर इसको बार बार करोगे तो शायद आप टेस्ट को दे। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा आपका टाइम इस चैप्टर में लगेगा। और मैं बता रहा हूँ MCQs, कोई भी ऐसा तारीख में कभी ऐसा कोई टेस्ट नहीं आया है जिसमें यहाँ से सवाल नहीं आए। तो अगर आप पहले से आपके जहन में है, हाँ मुझे याद है अगर फादर ये था मदर ये, तो फिर उसका परसेंट इतना तय आ गया, ये आपने याद किया हुआ है तो टाइम ज़ाया नहीं होगा। अगर बिलफर्ज आप भूल गए फिर भी उधर आपके पास खाली पेज होगा, जल्दी जल्दी से उस पर क्रॉस लगा दो। अच्छा मदर फादर ये हिसाब लगाओ, अफेक्टेड 50% है, फलाना इतना है, फलाना इतना है। फिर वो सवाल पढ़ो वो क्या मांग रहे हैं। अगर वो अफेक्टेड पूछ रहे हैं तो यही है। अगर वो आपसे ये कहे कि बेटियों में कितना परसेंट बेटियां जो है वो अफेक्टेड है, फिर क्या बोलोगे? बेटियों में से डॉक्टर में कितना परसेंट अफेक्टेड है? ये दोनों बेटियां है ना। अब जो वो आपसे बेटियां पूछ रहे हैं कि बेटियों में, तो ये 2 बेटियां, अब हम इसको 100% कर देंगे। फिर ये 50 और 50% है, तो एक बेटी जो है कैरियर है, यस। तो बेटियों में फिर क्या होगा? बेटियों में 50% बेटियों में, बेटियों को हमने छोड़ दिया, 50% बेटियों में बीमारी के चांसेस है 50%। और कैरियर के लिए पूछा जाए 50% कैरियर। नॉर्मल कितने हो सकते हैं? 0%। 0% बेटियां जो है नॉर्मल होंगी। अगर वो आपसे पूछे कि बेटियों में कितना नॉर्मल होगा तो उन्हें 0% बनाना है। तो ये देखो, अगर वो पूछे बीमार कितने हैं 50%, अगर वो कहे कैरियर कितने हैं 50%, अगर वो कहे नॉर्मल कितने हो सकेंगे 0%। तो सवाल इसका भी सवाल बन सकता है, इसका भी बन सकता है। इसको वो क्या मांग रहे हैं वो आप बस मैं दिमागी तौर पर तैयार बैठो कि आप मुझे क्या मांगते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। इसके बाद है मदर अफेक्टेड है, फादर नॉर्मल है। आप लोग इसको खुद करके फिर चेक कर लें। सपोज कर ले अफेक्टेड मदर को क्या लिखेंगे? स्मॉल एच करना होगा। फादर नॉर्मल है, एक्स। अच्छा आप लोग ज़रा एक चीज़ अगर आप देख सकते हैं, ये जो एक्स लिंक बीमारी है रिसेसिव, ये कभी भी फादर मदर सन कभी भी डायरेक्ट फादर से सन में नहीं आ सकता। ज़रा देखो ये निशान देख रहे हो, फादर से सन में ये बीमारी कभी भी नहीं है। मैं इधर क्रॉस लगा रहा हूँ। रिमेंबर, एक्स लिंक बीमारी अपने बाप से डायरेक्ट सन में कभी भी नहीं आ सकता। क्यों? फादर से बेटे में हमेशा आता है वाई। फादर से बेटे में हमेशा आता है वाई। वाई पर तो जीन है ही नहीं। लिहाजा फादर अगर बीमार हो भी जाए उसका बेटा कभी भी बीमार नहीं हो सकता। अब बताओ क्या होगा? जो फादर है वो अपना एक्स क्रोमोसोम डॉटर में ज़रूर भेज देगा। किसमें? डॉटर को भेज देगा। फादर का बीमारी वाला जीन बेटे में नहीं आ सकता, बेटी में आ सकता है। बेटी का फिर जब बेटा हो जाए, बेटी का जब बेटा हो जाए, बेटे को तो XY बोलेंगे ना, ये उसका क्या लगता है?
ये लड़का इसका क्या लगता है? पोता। पोते में फिर नजर आएगा। तो फादर का बीमारी वाला जीन कभी भी बेटे में नहीं आ सकता, वो अपना जीन बेटी में इंस्टॉल करके बेटी की जब शादी हो जाए फिर उसका बेटा हो जाए फिर वो जीन आ सकता है। बेटी एज अ कैरियर लाएगा वो जीन अपने फादर से लेकर अपने बेटे में। फिर बेटा बीमार हो सकता है। बेटे को बीमार होने के लिए इसको बोलते हैं जिग जैग, ठीक है, जिग जैग पैटर्न से जाता है। ये वाली जो बीमारी है एक्सट्रीम रिसेसिव, ये डायरेक्ट फादर से सन में नहीं आ सकता, बल्कि फादर से पहले डॉटर में जाएगा, डॉटर का जब औलाद हो जाएगा तो फिर उसमें, इसलिए इसको बोला है जिग जैग। तो ये अपने पॉइंट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फादर अफेक्टेड है, लेकिन इसके बेटे कहाँ हैं? ये बेटा है, ये भी बेटा है ना, आप देख सकते हो नहीं आ रहा है। इधर भी फादर क्या है? अफेक्टेड है। इसमें बेटे कहां पर है? एक ये है, एक ये है। इसमें अगर आप देख सकते हो ये वाला जो एक्स है ये उसको कहां से मिला हुआ है? ये मदर से मिला हुआ है, ठीक है। ये फादर का है, तो फादर नहीं बेचता, ठीक है। उनकी औलाद में बेटा बीमार हो सकता है, बेटा बीमार हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा बिल्कुल वो फादर पर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर बेटा हो गया, बेटा हेमोफिलिक हो गया, तो इसका इल्ज़ाम मदर पर आएगा, फादर पे नहीं आएगा। फादर ने तो बताना है कि भाई मैंने तो वाई दे दिया है, मेरी तरफ से बेटों में तो वाई जाएगा। हाँ, बेटियों में फिर आप ये कह सकते हैं, बेटियों के केस में फादर को आप जिम्मेवार करा सकते हो कि बेटियों में जो भी है एक मदर से एक फादर से आया हुआ है। तो ये मदर अफेक्टेड हो और इसमें फादर नॉर्मल करके आप चेक करेंगे फिर, ठीक है, ताकि टाइम ज़ाया ना हो जाए। खुद जाकर करना, फिर मुझे फिर पिक्चर भेजना है कि ये मैंने कर लिया है, और फिर इसका भी आपने मुझे भेज देना है। मदर कैरियर है, फादर नॉर्मल है, ये आपने मुझे भेज देना है। और भी आपके ज़हन में आ रहा है तो वो भी आप करके दिखाओ कि क्या क्या। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। कभी आपसे इस तरह सवाल पूछेंगे, कभी आपसे इस तरह सवाल दो तरीक़ों से आ सकता है। कभी वो आपको पेरेंट्स बताएंगे, क्या बताएंगे? आपको पेरेंट्स का बताएंगे कि भाई फलाना मदर ये है, फादर ये है, और आपसे पूछेंगे कि जो बच्चे आएंगे ना उसका जीनोटाइप क्या होगा। इस तरह के सवाल आएंगे, ये आसान है। कभी कभी आपको बच्चों का जीनोटाइप देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ उसका माँ बाप क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सपोज वो कहे कि एक कपल है, मदर एंड फादर कपल है, होता है, हमें नहीं पता कि इसमें क्या क्या है। कहता है कि इसके जो औलाद है उसमें से 50% कैरियर आ गए। क्या आ गए? कैरियर डॉटर है। उन्होंने क्या बताया सवाल में कि उसकी बेटियां 50% कैरियर हो गई, 50% कैरियर है। अब आप मुझे बताओ कि फादर और मदर क्या क्या हो सकता है। सिर्फ इससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि अगर कैरियर बेटी हो, या वो परसेंटेज ना दे आपको कि कैरियर बेटी है तो वो कैरियर है, 2 है 3 है जो भी है। अब इससे आप लोगों ने मदर और फादर को फाइंड करना है कि मदर क्या हो सकता है। तो कैरियर के लिए आप लोगों ने क्या करना है, XX एक बेटी है, XX दूसरी बेटी है। वो कहते हैं कितने कैरियर है? 50% कैरियर है। तो 50% में से ज़ाहिर है एक बेटी ये है, एक बेटी ये है, तो इनमें से एक को नॉर्मल कर देते हैं, दूसरे को कैरियर कर लेते हैं। तो इसको नॉर्मल कर लेते हैं, इसको नॉर्मल किया जाए, सपोज कैपिटल H, इसको स्मॉल h कैपिटल H कर दो, इसको कैरियर कर दो, ये नॉर्मल कर दो। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि इनके फादर क्या हो सकते हैं। ज़रा देखो, एक बात तो श्योर है कि ये फादर से आया हुआ है, ये मदर से आया हुआ है,
तो हम लोग ये कहेंगे कि इसका जो फादर है वो लाजमी तौर पर, लाजिम इसको बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मुझे इतनी निशानी मिली हुई है कि बेटी जो है, 2 बेटियां ही हैं, 50% है, एक नॉर्मल है, एक कैरियर है, तो यहां पर नॉर्मल से मैं क्या अंदाजा लगाऊंगा? नॉर्मल से कि ये एक एक्स लाजमी तौर पर फादर से ही तो आया हुआ है, ये मदर से आया होगा, तो लाजमी तौर पर फादर का एक्स क्या होगा? कैपिटल एच होगा। ये मैंने समझा रहा हो, कोई शक है इसमें? कोई शक इसमें कर ही नहीं सकते आप। अगर एक तब बताया कि एक बेटी नॉर्मल है, तो मैं कहूँगा कि ये फादर से है वो, ये मदर से है, तो फादर के पास लाजमी तौर पर एक्स एच होगा, और दूसरा क्या होगा? वो तो वाई तो ऊपर है ही नहीं। तो मैंने इससे फादर का अंदाज़ा लगा लिया कि फादर मस्ट बी नॉर्मल है, नॉर्मल होगा, इसका फादर बिल्कुल नॉर्मल होगा। और यहाँ से क्या क्या आप कह सकते हैं? मदर के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक्स कैपिटल एच भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये मदर से एक्स एच आया हूँ, या इस तरह भी मदर हो सकता है एक्स कैपिटल एच है, स्मॉल एच, मदर कैपिटल स्मॉल एच हो सकता है। इसकी इस बेटी से मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मदर से एक्स एच आ सकता है, लिहाजा अगर ये वाला बेटी हो तो मदर फिर ये भी हो सकता है, नॉर्मल मदर भी हो सकता है, और कैरियर मदर भी हो सकता है। ये मैंने यहाँ से सिर्फ एक अंदाज़ा लगा लिया। अब अगर मैं इसको देखूं तो इससे मैं फादर का अंदाज़ा कैसे लगा सकता हूँ? मैं एक बार फॉर श्योर ये कह सकता हूँ कि ये जो एक्स है और ये जो एक्स है, ये एक्स अगर फादर से आया हुआ है तो फिर ये एक्स मदर से आया होगा, या फिर ये एक्स फादर से आया होगा, ये मदर से आ सकता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर मैं फादर को क्या क्या बना सकता हूँ? सपोज करते हैं कि एक्स एच अगर फादर से आया हुआ है तो फिर लाजमी तौर पर ये मदर से आया होगा, तो उसका फादर एक्स एच होगा और मदर कैरियर अफेक्टेड होगा। अगर तो ये वाला अगर मदर से आया हुआ है, अगर मैं कहता हूँ ये मदर से आया हुआ है, तो फिर इसके लिए क्या कह सकता हूँ? तो फिर ये ज़रूर फादर से आया होगा। अगर ये मदर से आया तो ये ज़रूर फादर से आया होगा, तो फिर फादर को मैं क्या बनाऊंगा? अफेक्टेड बनाऊंगा। तो ये आपसे पूछे हैं कि अगर इस तरह से अगर वगर वाली बातें करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इन देखो कैरियर बच्चों को देखकर उससे माँ बाप का अंदाज़ा लगा लेना। अब सपोज मैं कहता हूँ कि फादर एंड मदर, इसका एक सन है, सपोज एक सन है, बेटा है, वो नॉर्मल है, सपोज वो नॉर्मल है, तो आपके ज़हन में क्या आ सकता है मदर फादर के हवाले से? अगर बच्चा नॉर्मल है, बेटा नॉर्मल है, तो आप लोग इधर क्या पुट करोगे? इससे आप मदर फादर का अंदाजा नहीं लगा सकते? क्या क्या कह सकते हैं? हाँ जी, फादर क्या हो सकता है? फादर हमेशा वाई देता है, फादर हमेशा वाई दे सकता है। तो देखो फादर का बीमारी केस में आप क्या बता सकते हो? क्या इस बेटे के जीनोटाइप देकर आप फादर बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? क्योंकि फादर ने तो वाई देना है, तो हो सकता है फादर बीमारी में मुब्तला हो या नॉर्मल हो। अगर फादर बीमारी में मुब्तला नहीं है, नॉर्मल है, तभी भी ये सिचुएशन हो सकता है। और अगर फादर अफेक्टेड है तो भी, तो बेटे से आप फादर को फाइंड नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप ये कहेंगे कि अगर बेटा नॉर्मल है तो मैं ये कहूँगा कि फादर नॉर्मल भी हो सकता है, अफेक्टेड भी हो सकता है। ये एनालिटिकल रीजनिंग में इस तरह सवाल आएंगे। उसने ऑप्शन आपको ज़रूर दिया होगा, अपने वो ऑप्शन आपने ढूंढना है। हाँ, बेटे से मदर को आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो हमें पता है कि ये फादर से आया हुआ है, ये लाजमी तौर पर ये जीन माँ से आया हुआ है, तो माँ के पास तो 2 एक्स हैं। अब हो सकता है कि माँ कैपिटल एच शक्ल में होकर उसने बेटे को ये जीन दिया हो, या माँ एक कैरियर हो, उस कैरियर केस में उसने अपना ये वाला जीन दिया हो। तो इस बेटे से अगर इस तरह का बेटा है तो हम कहेंगे कि माँ
कैरियर भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन कभी नहीं हो सकता माँ क्या। अगर ये वाला बेटा है तो कौन सा ऑप्शन है कि कभी नहीं हो सकता, अफेक्टेड नहीं हो सकता। ये सवालात है एनालिटिकल रीजनिंग टाइप के। हम कहेंगे कि भाई नॉर्मल मदर हो सकता है, इसको देकर कैरियर मदर हो सकता है, लेकिन अफेक्टेड मदर नहीं हो सकता। उधर सवाल इस तरह होगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन फादर मदर हैज सन, नॉर्मल सन। ऑप्शन ए में लिखा होगा कि ट्रू स्टेटमेंट क्या क्या नहीं हो सकता, व्हाट कैन नॉट बी पॉसिबल। उधर लिखा होगा, सवाल में लिखा होगा व्हाट कैन नॉट बी पॉसिबल, क्या क्या नहीं हो सकता है। उन्होंने लिखा होगा कि ऑप्शन ए में लिखा होगा मदर में भी नॉर्मल, वो तो हो सकता है। ऑप्शन बी में लिखा होगा मदर में भी कैरियर। उधर एक सी में ऑप्शन लिखा होगा मदर कैन नेवर बी अफेक्टेड, और डी में लिखा होगा अनप्रेडिक्टेबल, कि पता नहीं चलता। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ नहीं आता, तो वो कहता है यार चूंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है तो ये अनप्रेडिक्टेबल होगा। तो उसमें ऑप्शन असल के कौन सा है, सी है। वो कहता है विच कैन नॉट बी पॉसिबल। तो वो जो पॉसिबल वाला है वो आपको पता होगा कि हाँ ये तो पॉसिबल है, ये जो पॉसिबल नहीं है वो आपको बताना है। और इस लेक्चर पर मैं इतना ज़्यादा टाइम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आइडिया तो सबको समझ आ गया एफएससी वालों के लिए, बट एमडीकेट में जो टेस्ट से सवालात आएंगे वो जब तक आपका ये वाला केस नहीं होगा आप नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, इस खोपड़ी के अंदर जो मगज़ है इसको ट्रेन करोगे, इसको बार बार इस तरह की मुश्किल चीज़ों में लगाओगे, तब आपका माइंड आपका साथ देना शुरू कर देगा। अब आप घर जाकर खुद से अपने आप को इस तरह की तकलीफ में एक बार डाल दो। मदर फादर को कुछ बना दो, मदर और फादर को कुछ भी बना दो, रख दो इधर, इस बेटी में से कुछ भी कर दो उसको, या नॉर्मल कर दो बेटी को, और फिर इसे अंदाज़ा लगाओ कि इसका फादर क्या क्या हो सकता है, मदर क्या क्या हो सकता है, फादर क्या क्या नहीं हो सकता है, वो भी आप लोगों ने प्लीज़ अपने चेक करना है। और ये मदर के बारे में ये देखो कि मदर क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, ये अपने इसके लिए ढूंढना है। एक बार बेटी से अंदाज़ा लगा लो, फिर बेटे से अंदाज़ा लगा दो। अगर आप ये बार बार करोगे तो इंशाल्लाह एमडीकेट का एक भी एमसीक्यूज़ आपका इस चैप्टर से मिस नहीं होगा।